नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल इतिहास विद राहुल पर। हम छत्रपति शिवाजी महाराज पर ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने स्टोरी से थोड़ा हटकर समझने की कोशिश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता। उस एपिसोड के अंत में मैंने आपको समझाया कैसे 12 साल के शिवाजी महाराज ने ये ठान लिया कि भारत को विदेशी फॉरेन इन्वेडर्स के कब्जे से मुक्त करना था, लेकिन ये मिशन बहुत बड़ा, लंबा और डेंजरस था। लोगों का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट था, लोगों को जगाना होगा, लेकिन वो समझ चुके थे कि भूखा आदमी क्रांति नहीं ला सकता। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने का कार्य शुरू किया। कैसे? खेती को रिस्टार्ट करके। याद है, सोने का हल चलाकर सब लोगों को मोटिवेट किया फिर से खेती शुरू करने को। ये एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य, एक इंडिपेंडेंट हिंदुओं का राज्य, इस मिशन के लिए ये सबसे पहला स्टेप था। आर्थिक रेवोल्यूशन, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट पूरे सोसाइटी का। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में और डीप और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सब जो अचीव किया, लोगों का इतना प्यार कमाया, लोग उनके लिए जान देने तक को तैयार थे, और आज भी 400 साल के बाद लोग उन्हें पूछते हैं ऐसा क्या स्पेशल था उनमें। सब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब खेती रिस्टार्ट हुई तो उसका प्रभाव हर तरफ दिखने लगा। गांव में फिर से लोग वापस आ गए, जली हुई जमीन फिर से हरी भरी दिखने लगी, और दोस्तों, जहां खेती होती है वहां और भी चीजें लौट आती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आप समझेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ये खेती को रिस्टोर करने का जो डिसीजन था, उससे कितने और लोगों को रोजगार मिला। खेती और अनाज के सिक्योरिटी के लिए चौकीदारों की जरूरत पड़ी, उन्हें रोजगार मिला। बाजारों में गतिविधियां बढ़ गई, अनाज बेचने और खरीदने वाले जुड़ने लगे। सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैलगाड़ी वाले और व्यापारी, सबका फायदा हुआ। गांव-गांव में एक नई ऊर्जा दिखने लगी। जब लोगों के पास अनाज और पैसा आया तो उन्होंने कपड़ा, हथियार, औजार और घरेलू सामान खरीदना शुरू किया। बेसिक इकोनॉमिक्स, जैसे डिमांड बढ़ता गया, लोगों का धंधा सुधरता गया। अलग अलग टाइप के कारीगर, सोनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, सबको काम मिलने लगा। सोनार ने आभूषण बनाए, लोहार ने हथियार बनाए, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए और दर्जी ने लोगों के कपड़े सिलवाए। पूरी सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी की लहर छा गई। देसी कला, भाषा और रीति रिवाजों को फिर से अपनी पहचान मिली। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता गया और वो गरीबी से धीरे धीरे उठने लगे, शिवाजी महाराज ने तब समझा कि अगला कदम उठाना पड़ेगा टैक्स के रूल्स को सुधारने के लिए। दोस्तों, इस्लामिक रूल के टाइम पर लोगों पर इतना ज्यादा टैक्स का प्रेशर था कि उनमें काम करना, कुछ उद्योग करके कमाने का हौसला ही टूट गया था। ऊपर से कुछ क्रूर सुल्तानों ने एडिशनल टैक्स लगाया था जिसका नाम था जिजिया, जो सिर्फ हिंदुओं पर लागू था। ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर था जिससे लोग मजबूर होकर इस्लाम धर्म स्वीकार करें। छत्रपति शिवाजी महाराज का राजनीति की तरफ देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण था। उनका मानना था, पहले हमारे प्रजा को अपने पैरों पर खड़ा होने दो, टैक्स बाद में लेंगे, फिर राज्य चलेगा। इसीलिए उन्होंने अपने स्वराज्य में टैक्स सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स, चेंजेस लाए। कोई नया उद्योग शुरू कर रहा है तो उसे शुरुआत के कुछ सालों के लिए टैक्स से मुक्ति दे दी। ओवरऑल टैक्स का जो परसेंटेज रहता है वो ही काफी कम कर दिया। लोगों को ये भरोसा हुआ कि ये राजा हमें लूटने नहीं, हमारा पूरा जीवन बनाने आया है। और यही था छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का असली विजन। स्वराज्य सिर्फ तलवार से नहीं, स्वराज्य अर्थव्यवस्था से भी स्ट्रांग होता है। दोस्तों, धीरे धीरे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरने लगा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जहां कभी खाने के लिए कुछ नहीं था, वहां अब सरप्लस में अनाज रहने लगा। दोस्तों, अब एक तरफ
शिवाजी महाराज के नेतृत्व में लोगों के जीवन में एक आर्थिक अपलिफ्टमेंट होने लगा और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने एक और क्रांति की शुरुआत की, हिंदू सनातन धर्म का पुनर्जागरण। सदियों तक दबे लोगों ने धीरे धीरे अपने धर्म को भूलना शुरू कर दिया था। उनके मंदिर टूटे, मूर्तियां टूटी, सब उनके लिए धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। पर शिवाजी महाराज ने उन सबको एक झटका दिया, सबको समझाया ये सब नॉर्मल नहीं है, आज से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने प्रजा को याद दिलाया, हम सब सनातनी हिंदू हैं और हमारा धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना, सबसे जागरूक धर्म है, सनातन। हिंदू होने का अभिमान जगाया। शुरुआत की पुणे के एक टूटे हुए भगवान गणेश जी के मंदिर से। उस मंदिर को फिर से बनवाया, आरती और भोग लगाने का चलन फिर से शुरू कराया। ये मंदिर जो आज भी पुणे में विख्यात है, कस्बा गणपति मंदिर, बन गया हिंदू संस्कृति और शक्ति का नया प्रतीक। बस अब क्या, गांव गांव में मंदिर सजने लगे, लोग भक्ति में जुड़ने लगे और पूरे हिंदू समुदाय में एकता का भाव फिर से जग गया। दोस्तों, एक साइड पॉइंट आपको कहता हूँ, पुणे से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है देहू। उसी देहू गांव में शिवाजी महाराज के वक्त में ही एक बहुत बड़े संत का भी जन्म हुआ था, जिनका नाम है तुकाराम महाराज। उन्होंने अपने अभंगों से पूरे महाराष्ट्र, पूरे दुनिया में भक्ति का एक नया लहर फैलाया था। देहू में आज भी भगवान विट्ठल रखुमाई का वही मंदिर है जहां तुकाराम महाराज अपना भजन करते थे। उनके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड किसी दिन बनाएंगे। दोस्तों, अगर एक पूरे कम्युनिटी में सांस्कृतिक जागृति लानी है तो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पहला, भगवान से प्यार करने वाले और वही प्यार संसार में बांटने वाले जेन्युइन महापुरुष साधु संतों की ज़रूरत होती है, जो पूरे सोसाइटी का मार्गदर्शन कर पाए। और दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो इस संस्कृति के इम्पोर्टेंस को समझती है और फुल्ली सपोर्ट करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पुणे में, महाराष्ट्र में धीरे धीरे आ रहा था। दोस्तों, जब लोग धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं तो मनुष्य के अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है जो उसे गलत राह पर चलने से रोकता है, पूरा जीवन बर्बाद होने से बचाता है और सच्चाई और धर्म के साथ खड़ा रहने को सिखाता है। दोस्तों, मंदिरों को रिस्टोर करने का यही तो एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, जहां पर लोग एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते करते धर्म के मार्ग पर चलते रहे। जब लोग एक साथ आरती में आते हैं, एक साथ प्रसाद पाते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं और एक साथ हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए दिव्य ग्रंथों का स्टडी करते हैं, तो समाज बिखरा हुआ नहीं रहता, एकजुट एक यूनिट बन जाता है। शिवाजी महाराज के लीडरशिप के अंडर पुणे में ये सांस्कृतिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। गौ माता की सेवा बढ़ने लगी, उनकी सुरक्षा का इंतजाम होने लगा, लोगों की सोच में एक कल्चर से जुड़े होने का गर्व बढ़ने लगा। इस तरह जब लोग अपने धर्म से जुड़ते हैं तो उन्हें अपने आइडेंटिटी का एहसास होता है, वो कौन है ये क्लियरली समझ में आता है। निराशा से भरे हुए जीवन में आशा की एक किरण जगती है, एक नया उद्देश्य मिलता है, समाज में एकता और शांति आती है। तो दोस्तों, मैंने अब तक आपको समझाया कैसे शिवाजी महाराज ने दो बड़े रेवोल्यूशंस किए। पहला आर्थिक, फाइनेंशियल, और दूसरा सांस्कृतिक, कल्चरल। अब तीसरा, और मैं तो कहूँ उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन बाकी था, समझाता हूँ।